नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। आज खबरों की खबर में कई महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के बात करेंगे, जिसमें पहली खबर बिहार से है। बिहार में जितनी चर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर है, उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि वहां के लोग वोट कैसे डालेंगे, क्योंकि वोट डालने में चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के तहत लोगों को काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही है। बिहार की तमाम गांव में लोग चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। राज्य में कुछ ही महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम पूरा करने को कहा है। इसके लिए पूरे बिहार में जोर शोर से तैयारी चल रही है। सबसे ज़्यादा परेशान वे लोग हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था। बिहार में ऐसे लोगों की संख्या 2.93 करोड़ है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जरूरी 11 दस्तावेजों में से कोई एक उनके पास होना जरूरी है, तभी वो वोट डाल पाएंगे। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को परेशान कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट यानी 1950 के मुताबिक मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की होती है और चुनाव आयोग केवल दिशा निर्देश दे सकता है। इस एक्ट के मुताबिक अंतिम फैसला ईआरओ का भी होता है कि उसे किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का आवेदन स्वीकार करना है या नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार के जिस तरह से सामाजिक आर्थिक हालात हैं, उसमें लोगों के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को भी जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं वे क्या हैं और उनको बनवाने में लोगों को किस तरह की मुश्किलें पेश आ रही है। नंबर 1, चुनाव आयोग ने कहा किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश होना चाहिए। लेकिन बिहार जाति सर्वे 2022 के अनुसार केवल 20.49 लाख लोग ही सरकारी सेवा में है, मतलब कुल आबादी का सिर्फ 1.57%, यानी बाकी के बचे लोगों के पास यह कागज मिलना मुश्किल होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है पहचान पत्र या प्रमाण पत्र का दस्तावेज। 1/7/1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र दस्तावेज, इसमें स्थानीय निकाय में रोजगार का प्रूफ भी शामिल है। मुश्किल यह है कि इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आमतौर पर लोकल रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के जरिए नियुक्त करती है। ग्रामीण इलाकों में यह काम पंचायत सचिव, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल अफसर करते हैं, जबकि शहरों में यह काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और परिषदों के द्वारा किया जाता है। नियमों के मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने में लगने वाला वक्त कुछ दिनों से लेकर काफ़ी लंबा भी हो सकता है। इस मामले में बिहार का रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। भारत में साल 2000 से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इससे जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया है। साल 2000 में बिहार में केवल 1.19 लाख जन्म का डाटा इकट्ठा हुआ था, जो बिहार में पूरे साल भर में होने वाले जन्म का सिर्फ 3.7% था। 2007 में केवल 7.13 लाख जन्म का डाटा इकट्ठा हुआ, जो उस साल होने वाले जन्म का अनुमानित 1/4 है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आता है पासपोर्ट। इसके बाद बारी आती है पासपोर्ट की। पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। 2023 तक बिहार में केवल 27.44 लाख वैध पासपोर्ट थे और यह बिहार की जनसंख्या का सिर्फ 2% था। इसके अलावा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन परीक्षा CBSE, ICSE और बिहार राज्य बोर्ड आयोजित करता है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2002 के अनुसार राज्य में केवल 14.71% लोग कक्षा 10वीं पास है और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में बताया कि कक्षा 6-8 में ड्रॉप आउट दर 26% है। इसके अलावा छठे नंबर पे आता है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इससे पता चलता है कि आवेदक अस्थायी निवासी हैं। इसके लिए आधार, राशन कार्ड, वोटर ID, मैट्रिक प्रमाण पत्र
और एक हलफनामा देना होता है। फॉर्म को बीडीओ या कर्मचारी मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा। इसमें 15 दिन तक का समय लगता है। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसके अलावा 7वें नंबर पे आता है वन अधिकार प्रमाण पत्र। इसे जारी करने की प्रक्रिया ग्राम सभा के द्वारा शुरू की जाती है और जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समिति इस संबंध में अंतिम फैसला लेती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 1 जून 2025 तक बिहार में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत केवल 4,696 दावे प्राप्त हुए, जिनमें केवल 191 को मंजूरी मिली और 4,496 खारिज हो गए। इसके अलावा 8वें नंबर पे आता है ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। बिहार कास्ट सर्वे 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ थी। इसमें से ओबीसी 3.54 करोड़ यानी 27% और ईबीसी 4.70 करोड़ यानी 36%, अनुसूचित जाति 2.6 करोड़ यानी 20%, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी 22 लाख 1.6% थे। लेकिन इन जाति समुदायों के कितने लोगों ने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, इसके बारे में कोई सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 9वें नंबर पे आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जहां लागू हो या बिहार में लागू नहीं है। इसके अलावा 10वें नंबर पे आता है परिवार रजिस्टर, यानी यह ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें परिवार के सभी लोगों की जानकारी होती है। अगर आपको फैमिली रजिस्टर में खुद का नाम दर्ज कराना है तो पंचायत या नगर निगम के कार्यालय में जाना होगा और इसके लिए आपको आधार, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट जैसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद कोई संबंधित अधिकारी उस इलाके का दौरा करके वेरिफिकेशन करेगा और अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको रजिस्टर होने में 15 दिन या उससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है। इसके अलावा 11वें नंबर पे आता है सरकार द्वारा जारी जमीन या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र। बिहार में अधिकतर परिवारों के पास जमीन नहीं है। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार 65.58% ग्रामीण परिवारों के पास कोई जमीन नहीं थी। सीधे सीधे और साफ शब्दों में बात यही है कि अगर आपके पास इन 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। निश्चित रूप से इसे लेकर बिहार के गांव में लोग परेशान हैं और लोगों ने चुनाव आयोग और सरकार की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा दूसरी खबर दिल्ली से है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुराने व्हीकल को जब्त करने के कैंपेन पर रेखा गुप्ता सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम सही नहीं है। 3 जुलाई को लिखे पत्र में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने की CAQM की योजना का अनुपालन करती है, लेकिन इन वाहनों को ईंधन न देने की मौजूदा नीति परिचालन चुनौतियों के कारण व्यवहारिक नहीं है। तकनीकी विसंगतियों और पड़ोसी राज्यों के साथ एकीकरण की कमी की वजह से जनता में असंतोष और आक्रोश है। सरकार के रुख से साफ हो गया है कि अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बैन करने का अभियान रुक जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि CAQM क्या है और ये आयोग किस तरह से काम करता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को अगस्त 2021 में सरकार द्वारा दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था। आयोग को बनाने के पीछे का मकसद NCR और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना है। आसपास के क्षेत्रों से मतलब NCR के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों से है। CAQM से पहले दिल्ली NCR के आसपास की वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन कई निकायों द्वारा किया जाता रहा है। इन निकायों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NCR का पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA और संबंधित विभिन्न राज्य सरकारें शामिल थी। इन निकायों की निगरानी केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की जाती है। CAQM सबसे बड़ी बॉडी है, सभी निकायों को एकीकृत करती है। यह निकाय दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए फैसला लेता है और आदेश जारी करता है। CAQM ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA की जगह ली है।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था और जो 22 वर्षों से एक्टिव था। CAQM के बनने के बाद EPCA अप्रभावी हो गया है। CAQM की शक्तियां और कार्य। आयोग को अपने आदेश को लागू करने के लिए शक्तियां दी गई है। यह एक शक्तिशाली निकाय है। आयोग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के मकसद से उपाय करने, निर्देश जारी करने और शिकायतों पर विचार करने की पावर है। CAQM के आदेशों या निर्देशों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इससे जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार अन्य अदालतों के बजाय सिर्फ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास है। यह वायु प्रदूषण पर राज्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का कोऑर्डिनेट भी करता है और वायु गुणवत्ता और पर्यावरण प्रदूषकों को उत्सर्जन के लिए मापदंड निर्धारित कर सकता है। CAQM के पास किसी भी सेक्टर में उद्योगों को प्रतिबंधित करने, कारखानों सहित किसी भी परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार भी है। नियमों का पालन नहीं होने के मामले में यह किसी उद्योग को बंद भी कर सकता है या उसकी पानी और बिजली की आपूर्ति भी काट सकता है। CAQM पराली जलाने से रोकने के लिए राज्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी भी करता है। इसके अलावा अगली खबर है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पर एक नहीं बल्कि कई दुश्मन है। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन की भूमिका पर बात की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान को मिलने वाला 81% सैन्य हार्डवेयर चीन से ही आया है। लेफ्टिनेंट जनरल के इस बयान के तुरंत बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और संसद में भारत चीन संबंधों पर चर्चा न कराने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का कहना है कि हालिया संघर्ष में पाकिस्तान के साथ ही चीन की भी बड़ी भूमिका थी। इस दौरान उन्होंने तुर्की का भी जिक्र किया है। वो कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ सबक है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना। सबसे पहले, एक सीमा पर 2 दुश्मन। हमने पाकिस्तान को तो सामने देखा, लेकिन दुश्मन असल में 2 थे, बल्कि अगर कहें तो 3 या 4 भी थे। पाकिस्तान तो सिर्फ सामने दिखने वाला चेहरा था। हमें चीन से पाकिस्तान को हर तरह की मदद मिलती दिखी और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो पाकिस्तान को मिलने वाला 81% सैन्य सामान चीन का ही है। लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि चीन ऐसे मौक़ों का इस्तेमाल हथियारों को आजमाने के लिए भी कर सकता है। उनका कहना है, एक बात जो चीन ने शायद देखी है वो ये है कि वो अपने हथियार को अलग अलग सिस्टम के खिलाफ आजमा सकता है, जैसे एक तरह की लाइव लैब उसे मिल गई हो। हमें इस बात को बहुत ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा तुर्की ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई, जो पाकिस्तान को उस तरह का समर्थन दे रहा था। हमने देखा कि युद्ध के दौरान कई तरह के ड्रोन भी वहां पहुंचे और उनके साथ प्रशिक्षित लोग भी थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि एक और बड़ा सबक ये है कि कम्युनिकेशन, निगरानी और सेना नागरिक तालमेल। इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, जब DGMO लेवल की बातचीत हो रही थी तब पाकिस्तान कह रहा था कि हमें मालूम है आपकी एक यूनिट पूरी तरह तैयार है, कृपया इसे पीछे कर ले। यानी उन्हें चीन से लाइव इनपुट मिल रहा था। इस मामले में हमें बहुत तेज़ी से काम करना होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ज़्यादा फोकस करने को लेकर वो कहते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की बात की और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत भी बताई, ताकि हमारे आबादी वाले इलाकों की भी रक्षा हो सके। जहाँ तक बाकी बात है, हमारे पास वो सहूलियत नहीं है जो इजराइल के पास है। यहाँ आयरन डोम जैसा सिस्टम और कई एयर डिफेंस फीचर है। हमारे देश का दायरा बहुत बड़ा है और इस तरह की चीज़ों पर बहुत पैसा लगता है, इसलिए हमें इनोवेटिव हल ढूंढने होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि एक और बड़ा सबक यह मिला कि हमारे पास मजबूत और सुरक्षित सप्लाई चेन होनी चाहिए। उन्होंने इसे सेना के नज़रिए से समझाते हुए कहा कि जो उपकरण हमें इस साल जनवरी या पिछले साल अक्टूबर-नवंबर तक मिल जाने चाहिए थे, वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने बताया, मैंने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बुलाया था और पूछा था कि कितने लोग तय समय पर उपकरण दे सकते हैं, तो कई लोगों ने हाथ उठाए,
लेकिन एक हफ्ते बाद जब फिर से बात की तब कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने कहा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सप्लाई चेन अभी भी बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर ये सारे उपकरण हमारे पास समय पर पहुंच जाते तो शायद कहानी थोड़ी अलग होती, इसलिए हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। इसके अलावा अगली खबर है दलाई लामा से जुड़ी हुई। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन के मामले में चीन भारत को धमकी देने पर उतारू हो गया है। उसने भारत से तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर सावधानी से काम करने के लिए कहा है ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर इसका असर न पड़े। चीन ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है कि दलाई लामा को अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने रिजिजू की टिप्पणियों पर एक सवाल का जवाब देते हुए मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत को 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति से स्पष्ट होना चाहिए और शिजांग तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए। चीन तिब्बत को शिजांग कहता है और माओ ने कहा कि भारत को अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। शिजांग से संबंधित मुद्दों पर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए और चीन भारत संबंधों के सुधार और विकास पर प्रभाव डालने से बचना चाहिए। रिजिजू ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि अगले दलाई लामा पर फैसला सिर्फ स्थापित संस्था और दलाई लामा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले में कोई और शामिल नहीं होगा। यह दलाई लामा द्वारा अपने उत्तराधिकारी पर की गई टिप्पणियों पर भारत सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी की पहली प्रतिक्रिया थी। बुधवार को तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कहा कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और केवल गार्डन फोड्रंग ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 2015 में उनके कार्यालय द्वारा की गई थी, उनको ही अगले दलाई लामा को मान्यता देने का अधिकार होगा। रिजिजू की यह टिप्पणी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की उत्तराधिकार योजना को चीन द्वारा खारिज किए जाने के बाद आई है, जिसमें जोर दिया गया है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को उसकी स्वीकृति की मुहर मिलनी चाहिए। रिजिजू, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और उनके साथी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 6 जुलाई को धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जन्मदिन समारोह एक धार्मिक समारोह है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। माओ ने चीन के इस रुख को दोहराया कि दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के पंचेन लामा के उत्तराधिकारी के लिए घरेलू खोज, सवन कलश से निकाले गए लॉटरी और केंद्र सरकार की मंजूरी के अनुरूप कठोर धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 14वें दलाई लामा इस प्रक्रिया से गुजरे थे और तत्कालीन केंद्र सरकार ने उन्हें मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को उन सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं, चीनी कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।